हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे सीआईबी के बीएफएम पेपर का मॉड्यूल ए का यूनिट 6 जो कि है रिस्क इन फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ ईसीजीसी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ईसीजीसी है क्या। ईसीजीसी जो है इंटरनेशनली ट्रेड में जो है बैंक जो फिनेंस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो कुछ कंट्रीज़ में क्या है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो है उसमें होने वाले क्रेडिट रिस्क को टेक केयर करती है, बेयर करती है, जिससे कि जो एक्सपोर्ट फिनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इसमें क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट करने में या कम करने में उनको हेल्प मिलता है। तो इंडिया में ये जो काम है वो ईसीजीसी करती है। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो रिस्क हैं वो कितने तरह के रिस्क होते हैं और उसमें ईसीजीसी के क्या रोल हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स डिफिनीशन ऑफ रिस्क दिया हुआ है एंड रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो रिस्क जो है उसको हम एक एन अनप्लान्ड इवेंट विथ फिनेंशियल कंसिक्वेंसेज रिजल्टिंग इन लॉस और रिड्यूस्ड अर्निंग। कोई भी चीज़ जो कि कोई अनप्लान्ड इवेंट होता है और उसकी वजह से कोई भी बिजनेस में या कोई किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर किसी तरह का लॉस होता है या वो आपके अर्निंग्स को कम करता है तो उसको हम लोग रिस्क कहते हैं। इसे अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ रिस्क दिए हुए फ्रेंड्स जो कि हमें इंटरनेशनली ट्रेड में देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहला है बायर रिस्क। बायर रिस्क जो होता है वो सेलर को फेस करना होता है, जैसे कि नॉन एक्सेप्टेबिलिटी, नॉन पेमेंट, क्वालिटी एक्सेप्टेंस, क्रेडिट रिस्क। तो जैसे बायर जो है, बायर अगर सेलर ने जो गुड्स उसको भेजा है वो अगर उसको एक्सेप्ट ना करे या उसके लिए उसको पेमेंट ना करे या उसकी क्वालिटी को एक्सेप्ट ना करे, तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग बायर रिस्क कहते हैं। और सेलर रिस्क जो है वो बायर को फेस करना होता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए सेलर जो है गुड्स की शिपिंग ना करे, जबकि उसको उसके लिए एडवांस पेमेंट मिल गया है, उसके बाद भी वो गुड्स को ना भेजे, या फिर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स को वो भेज दे, या फिर गुड्स को भेजने में वो डिले करे, तो इस तरीके के रिस्क को सेलर रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है शिपिंग रिस्क। शिपिंग रिस्क में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो इंटरनेशनल ट्रेड में होते हैं बहुत सारे इंटरमीडियरीज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि शिपिंग कंपनी हो गए, हैंडलिंग एजेंट हो गए, पोर्ट अथॉरिटी हो गई, लोकल ट्रांसपोर्टर्स हो गए। तो ये क्या होता है कि इनकी वजह से कभी कभी डिले हो जाता है या गुड्स जो है टाइम पे शिप नहीं हो पाती है या कुछ और प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग शिपिंग रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है अदर रिस्क। अदर रिस्क जो है ये बैंक फेल्यूर रिस्क हो सकती है, सेटलमेंट रिस्क हो सकती है, रिस्क ऑफ कंपटीशन हो सकता है, प्राइस रिस्क हो सकता है, लीगल रिस्क हो सकता है, स्प्रेड रिस्क हो सकता है, मार्केट रिस्क हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ रिस्क को यहाँ पे डिफाइन किया है, जैसे क्रेडिट रिस्क है। तो क्रेडिट रिस्क जो है किसी भी बायर के क्रेडिट वर्दीनेस को बताता है, या फिर कोई अगर एक्सपोर्ट बिल है और बायर जो है उसके लिए उस पेमेंट ना करे तो वहाँ पे क्रेडिट रिस्क अराइज होता है। नेक्स्ट है लीगल रिस्क। लीगल रिस्क जो है मान लीजिए सेलर या बायर के कंट्री में उसके कंट्री के लॉ में कोई अमेंडमेंट हो गया, तो लॉ की वजह से, लॉ चेंज की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो उस तरीके के रिस्क को हम लोग लीगल रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है कंट्री रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क। कंट्री रिस्क जो है किसी भी कंट्री के अगर लॉ में कुछ अनसर्टेनिटी आई, या फिर उस कंट्री के फाइनेंशियल पोजीशन में कोई प्रॉब्लम आई, या फिर किसी दो कंट्री के बीच में कोई रिलेशनशिप में कुछ खराबी आई, या फिर पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वहाँ में कुछ डिफरेंसेस आए, तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग कंट्री रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क जो होता है फ्रेंड्स वो मेनली जो है फेल्यूर ऑफ सिस्टम्स की वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी एरर इन ऑपरेशन बाय स्टाफ। तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सचेंज रिस्क। एक्सचेंज रिस्क जो है मूवमेंट ऑन करेंसी की वजह से राइज होता है, जैसे एक करेंसी जो है इस करेंसी के स्ट्रेथनिंग या वीकनिंग ऑफ द करेंसी। अगर किसी करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ गई या कम हो गई इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसकी वजह से जो एक्सचेंज रिस्क होता है जो कि बायर या सेलर को बेयर करना पड़ता है, तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग एक्सचेंज रिस्क कहते हैं। यहाँ पे कंट्री रिस्क को डिफाइन किया है फ्रेंड्स। कंट्री रिस्क हमने पहले भी देखा, जैसे ये किसी भी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या लीगल रीज़न की वजह से जिस कंट्री में जो है ट्रांजैक्शन प्लेस हो रहा है
तो वहाँ पे अगर कुछ चेंजेस आ रही हैं और उसकी वजह से कोई रिस्क राइज हो रहा है तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग कंट्री रिस्क कहते हैं। इंडिया में आरबीआई ने जो है वो ये गाइडलाइन बना रखा है ऑथराइज्ड डीलर्स के लिए कि बैंक जो है उनको अपने कंट्री रिस्क पॉलिसी को ग्रेड करना है, रेट करना है अलग अलग कंट्री के रिस्क के बेसिस पे, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर सेट किए गए हैं। तो ईसीजीसी ऑफ इंडिया जो है ये कंट्री रिस्क रेटिंग को अडॉप्ट करता है और जो रिस्क के बेसिस पे कंट्रीज को कैटेगराइज किया गया है तो वो 7 कैटेगरी में उनको कैटेगराइज किया गया है। और ये जो रिव्यू किया जाता है फ्रेंड्स, ये डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर किया जाता है। यहाँ पे ये फैक्टर्स दिए हुए हैं जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी ऑफ दैट कंट्री, इकोनॉमिक पॉलिसी, इन्फ्लेशन, लेवल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल डेट, IMF कोटाज, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स ऑन पेमेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, GDP, एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल रिजर्व्स, इंटरनेशनल रेटिंग और ओवरऑल असेसमेंट। तो इसके बेसिस पे क्या है कि कंट्रीज को कैटेगराइज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ईसीजीसी ने ये 7 फोल्ड्स में कंट्रीज को कैटेगराइज किया गया है, जिसमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 और D। तो जिसमें A1 जो है दैट इज इनसिग्निफिकेंट रिस्क, मतलब उस टाइप के कंट्री में जो A1 रेटेड कंपनी है वहाँ पे रिस्क बहुत ही कम होगा। A2 रेटेड में थोड़ा ज़्यादा होगा, B1 में मॉडरेटली लो रिस्क, B2 में मॉडरेट रिस्क, C1 में मॉडरेटली हाई रिस्क, C2 में हाई रिस्क और D में वेरी हाई रिस्क। इसके अलावा 20 कंट्रीज जो हैं उनको रेस्ट्रिक्टेड कवर ग्रुप 1 में रखा गया है और 13 कंट्रीज़ को रेस्ट्रिक्टेड कवर ग्रुप 2 में रखा गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर ग्रुप 1 में अगर कोई ट्रांजैक्शन जो है प्लेस हो रहा है तो वहाँ पे जो रिवॉल्विंग लिमिट है उसके लिए ईसीजीसी ने सिर्फ 1 ईयर की वैलिडिटी को अप्रूव कर रखा है। और 13 कंट्रीज़ जिनको कि रेस्ट्रिक्टेड कवर ग्रुप 2 में रखा गया है वहाँ पे केस टू केस बेसिस पे ऑन मेरिट बेसिस ईसीजीसी से स्पेसिफिक अप्रूवल जो है वो लेना पड़ता है। अभी नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस जो है वो प्रोटेक्शन देता है लॉसेस फ्रॉम पॉलिटिकल कमर्शियल रिस्क टू द एक्सपोर्ट एंड फिनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। जो भी एक्सपोर्ट और फिनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है उनको एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस में क्या क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, लॉसेस फ्रॉम पॉलिटिकल रिस्क एंड कमर्शियल रिस्क। इंडिया में एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है वो ईसीजीसी ऑफ इंडिया के थ्रू गारंटी की जाती है, जिसका कि सेटअप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू किया गया है। इस तरीके की कंपनी यूएसए में जो है उनको ECGD कहा जाता है, ये जर्मनी में भी इस्टेब्लिश्ड है फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे ईसीजीसी ऑफ इंडिया रोल एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये ईसीजीसी का फुल फॉर्म है। ये क्या करती है कि ये बैंकों को गारंटी देती है जो कि बैंकों को प्रोटेक्ट करता है इन केस ऑफ लॉस फ्रॉम देयर एडवांस टू एक्सपोर्टर्स। अगर बैंकों ने एक्सपोर्टर्स को कुछ एडवांस दे रखा है और वहाँ पे अगर कोई लॉस अराइज हो रहा है तो ईसीजीसी जो है बैंकों को उस लॉस के बदले में गारंटी प्रोवाइड करती है। ईसीजीसी प्रोवाइड्स क्रेडिट इन्हेंसमेंट टू ऑगमेंट द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द एक्सपोर्टर। तो इससे क्या होता है कि जो भी एक्सपोर्टर होते हैं उनके क्रेडिट वर्थिनेस को जो है क्रेडिट इन्हेंसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि ERIC का गठन किया था, जो कि आगे चल के ट्रांसफॉर्म हुआ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड ECGC इन 1964 में। ये 1964 याद रखिएगा फ्रेंड्स। इंडिया में 1964 का ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ था, ECGC का ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ था, तो वो 1964 में हुआ था। अभी मेन एक्टिविटीज ऑफ ECGC यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो ECGC क्या करती है, ये क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है किसको, एक्सपोर्टर्स को, और ये गारंटी प्रोवाइड करती है बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो यहाँ पे कुछ मेन पॉलिसी दिए हुए हैं जो कि एक्सपोर्टर्स को ECGC प्रोवाइड करती है, जिसमें आपका स्टैंडर्ड पॉलिसी है, स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी है, स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी है। इससे स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी में उसके बाद ये 4 तरह के पॉलिसीज दिए हुए हैं फ्रेंड्स। उसके बाद एक्सपोर्ट स्पेसिफिक बायर पॉलिसी, एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी, बायर एक्सपोजर पॉलिसी, कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट्स पॉलिसी, मल्टी बायर एक्सपोजर पॉलिसी। ये सब हम लोग आगे चैप्टर में 1 बाय 1 करके डिटेल में देखेंगे। और ये टाइप ऑफ गारंटी है जो कि ECGC बैंकों को प्रोवाइड करती है, जिसमें पहला है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक,
एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक्स, एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेमनिटी, एक्सपोर्ट फाइनेंस ओवरसीज लेंडिंग गारंटी और ट्रांसफर गारंटी। कुछ स्पेशल स्कीम्स भी हैं जो कि ईसीजीसी ऑफर करती है, जैसे ट्रांसफर गारंटी, जिसमें ट्रांसफर ऑफ फंड में जो रिस्क होता है उसको वो कवर करती है। फिर स्कीम फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स भी है, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क इंश्योरेंस स्कीम भी ईसीजीसी प्रोवाइड करती है। तो अभी चलिए फ्रेंड्स, वन बाय वन करके हम लोग ईसीजीसी के सारे पॉलिसी देखते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉलिसी जो है वो है स्टैंडर्ड पॉलिसी। स्टैंडर्ड पॉलिसी में क्या होता है कि ईसीजीसी जो है ये शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट्स जो होते हैं उसके लिए वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले भी देखा इंट्रोडक्शन पार्ट में कि ये कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क, दो तरह के रिस्क को कवर करती है। तो जो शिपमेंट है, यहाँ पे शिपमेंट के बेसिस पे दो रिस्क है और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे दो रिस्क है। यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड पॉलिसी है वो 4 तरह का हो गया। तो शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी, इसमें क्या होता है कि ये बोथ कमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क जो है उसको कवर करती है। और ये डेट ऑफ शिपमेंट से, चूंकि ये शिपमेंट से है तो इसीलिए ये डेट ऑफ शिपमेंट से कवर जो है वो एक्सपोर्टर को मिलेगा। और एक शिपमेंट में सिर्फ पॉलिटिकल रिस्क है, तो पॉलिटिकल रिस्क में सिर्फ पॉलिटिकल रिस्क जो है वो मिलेगा, वो भी डेट ऑफ शिपमेंट से। तो पॉलिटिकल रिस्क का कवरेज डेट ऑफ शिपमेंट से मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क में दोनों ही मिलेगा, कमर्शियल रिस्क का भी और पॉलिटिकल रिस्क का भी। और पॉलिटिकल रिस्क में सिर्फ पॉलिटिकल रिस्क का कवरेज मिलेगा। ठीक उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी है, कॉम्प्रिहेंसिव में दोनों ही मिलेंगे, कमर्शियल और पॉलिटिकल। और ये जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ये डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मिलेगा। और कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल रिस्क में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रिस्क का कवरेज मिलेगा और ये भी डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से एप्लीकेबल होगा। अभी फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड पॉलिसीज में जो रिस्क दिए हुए हैं, कमर्शियल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, तो हम लोग इसको देख लेते हैं क्योंकि आपको ये हर रिस्क में देखने को मिलेगा, कमर्शियल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क। तो इसमें एक्चुअली क्या क्या आता है, कमर्शियल रिस्क में आता है कि इंसॉल्वेंस ऑफ द ओवरसीज बायर। अगर ओवरसीज बायर जो है इंसॉल्वेंट हो गया तो इस तरीके के रिस्क को कवर करेगा ईसीजीसी। प्रोट्रैक्टेड डिफॉल्ट बाय द ओवरसीज बायर टू पे फॉर गुड्स एक्सेप्टेड बाय हिम विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, यूजुअली 4 मंथ्स। तो जो क्लेम रेज होगा फ्रेंड्स, जो ड्यू डेट होता है 4 मंथ्स का, अगर 4 मंथ्स में जो बायर जो है वो पेमेंट नहीं करता है तो आप क्लेम ईसीजीसी के पास रेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, रिप्यूडिएशन। रिप्यूडिएशन का मतलब है कि बायर्स फेलियर टू एक्सेप्ट गुड्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, कि बायर जो है वो गुड्स को एक्सेप्ट करने में फेलियर होता है, तो इस कंडीशन को हम लोग रेप्यूडिएशन कहते हैं। फिर है पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क में क्या क्या राइज होगा, इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन रेमिटेंस बाय द गवर्नमेंट इन बायर्स कंट्री। अगर कोई गवर्नमेंट का कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया हो बायर्स के कंट्री में तो वो पॉलिटिकल रिस्क में आएगा। कोई वार हुआ, कोई रेवोल्यूशन हुआ, कोई सिविल डिस्टर्बेंस हुआ बायर्स के कंट्री में तो वो भी पॉलिटिकल रिस्क में कैटेगराइज होगा। कोई इंपोर्ट लाइसेंस रेस्ट्रिक्शन अगर लगाया गया हो वहाँ की कंट्री गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर कोई भी वैलिड इंपोर्ट लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया हो, तो लॉस ऑकरिंग आउटसाइड इंडिया नॉट नॉर्मली इंश्योर्ड बाय जनरल इंश्योरर एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बोथ द एक्सपोर्टर एंड द बायर। नॉर्मली जो लॉस ऑकर होगा आउटसाइड इंडिया, जो कि नॉर्मली जनरल इंश्योरर के कंट्रोल के बियॉन्ड हो, कि बोथ एक्सपोर्टर और बायर के कंट्रोल से वो बाहर हो, तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग पॉलिटिकल रिस्क कहते हैं। अभी इसमें दे रहा है फ्रेंड्स कि स्टैंडर्ड पॉलिसीज डू नॉट कवर दी फॉलोइंग रिस्क। ये भी कॉमन थिंग्स है, ये आपको हर इंश्योरेंस में जितने भी आगे हम लोग टाइप ऑफ इंश्योरेंस देखेंगे वो भी आपको ये कॉमन मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, कमर्शियल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क और रिस्क विच डज नॉट कवर इन द पॉलिसीज। तो जैसे कमर्शियल डिस्प्यूट अगर बायर के थ्रू कोई रेज किया गया हो तो वो पॉलिसी में कवर नहीं होता है। इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ गुड, कॉजेज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ गुड, जैसे अगर गुड्स का कोई नेचर है, इनहेरेंट नेचर, और उसकी वजह से उसको कोई नुकसान हुआ है तो वो भी इसमें नहीं लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वेजिटेबल्स अगर एक्सपोर्ट कर रहा हो तो वेजिटेबल्स का इनहेरेंट क्वालिटी होता है कि अगर वो कुछ दिन से ज़्यादा अगर रखा जाए तो वो ख़राब हो जाती है, तो वो उसका इनहेरेंट नेचर है। तो इस तरीके के लॉस को जो है रिस्क में कवरेज नहीं मिलता है। बायर्स फेल्यूर टू ऑब्टेन नेसेसरी इंपोर्ट और एक्सचेंज ऑथोराइजेशन फ्रॉम अथॉरिटीज इन हिज कंट्री, अगर बायर जो है वो फेल हो जाता है कोई भी नेसेसरी इंपोर्ट और एक्सचेंज ऑथोराइजेशन अपने अथॉरिटी से लेने में उसके कंट्री में, तो उसको भी इसमें कवरेज नहीं मिलेगा। अगर कोई एजेंट जो है वो डिफॉल्ट या इंसॉल्वेंट हो जाता है
तो वो भी कवरेज यहाँ नहीं मिलेगा। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन रिस्क को ये कभी भी कवर नहीं करता है फ्रेंड पॉलिसीज़ में। इसके लिए ईसीजीसी की एक स्पेशल पॉलिसी होती है, तो अगर वो पॉलिसी आपने ले रखा है तो उसमें भी कुछ बाउंडेशन है, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन रिस्क को किस तरीके से जो है वो कवरेज देता है ईसीजीसी। फिर है फेल्यूर ऑफ द एक्सपोर्टर टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्टर जो है वो टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट को नहीं फुलफिल करता है या फिर वो उसके पार्ट से कोई नेग्लिजेंसी दिखाई जाती है तो इस तरीके के कवरेज को भी ईसीजीसी कवर नहीं करता है। और नॉर्मली जो है ईसीजीसी 100% ऑफ आपको वैल्यू नहीं देगा इंश्योरेंस, वो नॉर्मली 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट जो है जनरल केसेस में प्रोवाइड करता है। कुछ केसेस में ये बहुत कम भी होता है, 70 to 65% तक होता है, तो वो हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी। हमने स्टैंडर्ड पॉलिसी देख लिया, अभी है स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी। तो जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स कि ये स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए पॉलिसीज़ हैं। तो ये वैसे एक्सपोर्टर जिनका कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में जो उनका एक्सपोर्ट टर्नओवर जो है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होता है, उनका प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट टर्नओवर जो है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होगा अगले 12 महीने में। तो इस तरीके के एक्सपोर्टर को के लिए ये स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी है और इसकी वैलिडिटी जो है वो 24 मंथ्स तक के लिए है। मतलब अगले 24 महीने तक जो भी शिपमेंट वो करेगा उसमें उसको ये पॉलिसी जो है कवरेज देगी। इसमें भी नॉर्मली जैसे हमने आगे देखा कि कमर्शियल रिस्क के लिए कवरेज मिलता है। अगर बायर जो है ड्यू डेट के 2 महीने के अंदर अगर पेमेंट करने में फेल होता है तो ईसीजीसी जो है उसको कवरेज देगी। और ये पॉलिटिकल रिस्क को भी कवर करता है। हमने पहले देख लिया था फ्रेंड्स कि पॉलिटिकल रिस्क में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वही यहाँ पे फिर से रिपीट किया गया है। फिर यहाँ पे स्मॉल एक्सपोर्टर्स को पॉलिसी जो है क्या क्या कवर नहीं करता है, ये एज सेम एज स्टैंडर्ड पॉलिसी है। जो जो चीज़ें स्टैंडर्ड पॉलिसी में कवर नहीं मिल रही थी यहाँ पे भी वही सेम कवरेज है। और ये पॉलिसी जो है ये 12 मंथ्स के लिए नॉर्मली इशू होता है, जहाँ पे कि इसका कवरेज जो है 95% तक मिलता है अगर कमर्शियल रिस्क की वजह से कोई लॉस अराइज हुआ हो ये, और अगर पॉलिटिकल रिस्क की वजह से कोई लॉस अराइज हुआ है तो वहाँ पे 100% का कवरेज मिलता है। और यहाँ पे भी वेटिंग पीरियड क्लेम का जो है वो 4 मंथ है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अभी नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसीज शॉर्ट टर्म। स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी शॉर्ट टर्म, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, लेकिन यहाँ भी देखिए इसके नाम में है स्पेसिफिक शिपमेंट। मतलब ये किसी स्पेसिफिक शिपमेंट के लिए अगर कोई पॉलिसी जो है वो ईसीजीसी से ली गई है तो वो इसमें कैटेगराइज होगी। और ये भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो कि 180 डेज से ज़्यादा के लिए नहीं होगा, उसमें इस तरीके की इंश्योरेंस जो है ईसीजीसी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे भी सेम कमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क को ये कवर करेगा। पॉलिटिकल रिस्क जो है पोस्ट शिपमेंट स्टेज में कवर मिलेगा। अगर कोई पोस्ट शिपमेंट स्टेज है स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी में तो वहाँ पे ये सिर्फ पॉलिटिकल रिस्क को कवरेज करता है, कमर्शियल रिस्क को कवरेज नहीं करता है। और ये इंसॉल्वेंसी एक और लिस्ट को कवर करता है फ्रेंड्स, जो कि इंसॉल्वेंसी एंड डिफॉल्ट ऑफ एलसी ओपनिंग बैंक। अगर एलसी ओपनिंग बैंक जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाती है या डिफॉल्ट होती है तो वहाँ पे ये इसको कवर करेगा, और उसमें अगर कोई पॉलिटिकल रिस्क होता है तो उसको भी कवर करेगा। यहाँ पे फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है फ्रेंड्स कि कमर्शियल रिस्क में क्या क्या कवरेज होगा। फिर सेम यहाँ पे पॉलिटिकल रिस्क में क्या क्या पॉलिसी कवरेज है वो है। उसके बाद शॉर्ट टर्म पॉलिसीज डू नॉट कवर फॉलोइंग लॉसेज, जो हमने पहले देखा है कि कौन पॉलिसी में किस किस चीज़ों के लिए कवरेज नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो है एक्सपोर्ट स्पेसिफिक बायर पॉलिसी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नेम से ही है पता चल रहा है कि ये किसी स्पेसिफिक बायर्स के लिए हम लोग इस तरीके के पॉलिसी को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी एक स्पेसिफिक बायर्स के साथ मेरा बिजनेस जो है वो ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसके लिए हम एक स्पेशल पॉलिसी लेंगे जिसमें कि सिर्फ उसी बायर के लिए कवरेज जो है हमें मिलेगा। इसमें भी दोनों कमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क कवरेज होगा। जैसे बायर वाइज कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क है तो इसमें हमें दोनों ही कवरेज मिलेंगी। अगर बायर वाइज पॉलिटिकल रिस्क है तो इसमें सिर्फ हमें पॉलिटिकल रिस्क का कवरेज मिलेगा। और बायर वाइज इंसॉल्वेंसी एंड डिफॉल्ट ऑफ एलसी ओपनिंग बैंक एंड पॉलिटिकल रिस्क है तो इसमें अगर एलसी ओपनिंग बैंक डिफॉल्ट या इंसॉल्वेंट होती है और पॉलिटिकल रिस्क राइज होता है तो उसका कवरेज मिलेगा। तो ये 3 तरह का होता है। नेक्स्ट जो है वो है बायर एक्सपोजर पॉलिसी। यहाँ भी फ्रेंड्स नाम से आपको पता चल रहा है एक्सपोजर मतलब किसी बायर का एक्सपोजर जो है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि डिजाइन फॉर लार्ज एक्सपोर्टर्स, मतलब लार्ज एक्सपोर्टर्स
एक्सपोर्टर्स के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। ये 2 तरह का होता है। इसमें एक है आपका रिस्क ऑन स्पेसिफिक बायर और दूसरा है रिस्क ऑन ऑल बायर्स। मतलब इसमें हम 2 तरह के पॉलिसी ले सकते हैं, जिसमें एक पॉलिसी अगर रिस्क ऑन स्पेसिफिक बायर हम लेते हैं तो हमें किसी एक स्पेसिफिक बायर के लिए इसमें कवरेज मिलेगा, और अगर रिस्क फॉर ऑल बायर्स हम लोग लेते हैं तो हम लोग अगर 3, 4, 10 जितने भी बायर्स के साथ अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो सारे बायर्स के लिए हमें उसमें कवरेज मिलेगा। सेपरेट बायर एक्सपोजर पॉलिसी जो है ये ऑल एक्सपोर्ट टू बी मेड द बायर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। मतलब ये 12 महीने के अंदर जो भी एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है वो हम लोग कर रहे हैं तो ये उसमें सारे एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए हमें इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी। फ्रेंड्स यहाँ पे टर्नओवर वर्ड यूज हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे टर्नओवर से कोई मतलब है। तो वो क्या है टर्नओवर, देखिए ये भी लार्ज एक्सपोर्टर्स के लिए है, जो कि ये प्रीमियम से रिलेटेड है। फ्रेंड्स अगर एक साल में ईसीजीसी को अगर प्रीमियम जो है 10 लाख इन ए ईयर अगर पेमेंट करता है, therefore all the exporters whose turnover is likely to exceed the premium payable to ECGC by rupees 10 lakhs in a year are entitled to avail it। मतलब कोई भी एक्सपोर्टर जिनका टर्नओवर जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है या होता है, तो वो इस तरीके के पॉलिसी को ले सकते हैं जिसमें उनको मिनिमम 10 लाख्स पर एनम का जो है वो प्रीमियम पे करना होता है। तो यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट मिनिमम 10 लाख्स होना चाहिए और ये एक साल के लिए इंटाइटल्ड होता है। इसमें जो एक्सपोर्टर को क्या क्या बेनिफिट है फ्रेंड्स, इसमें प्रीमियम पे उसको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि आपका टर्नओवर कितना भी ज़्यादा हो आपको प्रीमियम जो है मिनिमम 10 लाख्स देना होता है। तो यहाँ पे अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और एक्सपोर्ट बियॉन्ड द प्रोजेक्टेड टर्नओवर, अगर आपका प्रोजेक्टेड टर्नओवर जो है उससे ज़्यादा अगर आपका एक्सपोर्ट हो रहा है तो आपको सिंप्लीफाइड प्रोसीड्यूर फॉर प्रीमियम रेमिटेंस प्रोवाइड करेगा ECGC एंड फाइलिंग ऑफ शिपमेंट इंफॉर्मेशन, और आपको शिपमेंट इंफॉर्मेशन फाइलिंग करने में भी काफ़ी ईजिली आप उसको फाइल कर सकते हैं। इसकी भी वैलिडिटी 1 ईयर के लिए होती है। अभी नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी। कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी जैसे हमने देखा था, कंसाइनमेंट क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई भी बायर जो है वो गुड्स को परचेज करता है ओवरसीज सेंटर में, और उसके बाद वो उसको शिप करता है दूसरे ओवरसीज सेंटर पे, और वहाँ पे वो उसको स्टॉक करता है, और वहाँ पे एक एजेंट होता है जो कि उसको स्टॉक को मेंटेन करता है, उसके बाद बायर फाइंड करता है और फिर उसको सेल करता है। तो इस तरीके के हम लोग एक्सपोर्ट को कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट है उसके लिए ECGC जो है वो इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ये भी 2 तरह का पॉलिसी होता है। पहला है कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट यानी कि स्टॉक होल्डिंग एजेंट के लिए जो इंश्योरेंस होगा वो, और एक है कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट ग्लोबल इंटाइटी पॉलिसी जिसमें कि सारे रिस्क का कवरेज जो है वो दिया जाएगा। यहाँ पे स्टॉक होल्डिंग एजेंट के लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं फ्रेंड्स कि एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट स्टॉक होल्डिंग एजेंट पॉलिसी जो है वो कब आपको मिलेगी। तो यहाँ पे दे रहा है कि मर्चेंडाइज शिप टू एन ओवरसीज एंटिटी इन परसुएंस ऑफ एन एजेंसी एग्रीमेंट, मतलब वो जिस भी एजेंट के साथ काम कर रहे हैं उनके पास एक एजेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए, और आपका जो ओवरसीज एजेंट है वो इंडिपेंडेंट और सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। एजेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या क्या होगी, वो रिसीविंग द शिपमेंट, मतलब वो शिपमेंट को रिसीव करेगा, स्टॉक ऑफ गुड्स को होल्ड करेगा, उसके बाद आपके गुड्स के लिए अल्टीमेट बायर आइडेंटिफाई करना, उसके बाद गुड्स को सेल करना एज एन प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोर्टर। आपका जो प्रिंसिपल एक्सपोर्टर है उसके बिहाफ में आपका एजेंट जो है वो काम करेगा। द सेल्स बीइंग मेड बाय द एजेंट वुड बी एट रिस्क एंड ऑन बिहाफ ऑफ द एक्सपोर्टर, और एक्सपोर्टर के बिहाफ में जो एजेंट है वो सेल करेगा और जो भी रिस्क है वो उसके अकॉर्डिंग वो सारे रिस्क को जो है ECGC कवरेज देगा। नेक्स्ट है फिनेंशियल गारंटी। अब हम लोग फ्रेंड्स आते हैं बैंकों के ऊपर कि ECGC जो है बैंक को कितने तरह के गारंटी देता है। तो गिविंग गारंटी टू फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स, ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी गारंटी देता है, बैंकों को भी देता है। तो यहाँ पे 6 तरह की गारंटी दी हुई है फ्रेंड्स जो कि ECGC देता है। पहला है पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी, एक्सपोर्ट फाइनेंस ओवरसीज लेंडिंग गारंटी।
तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग सारे गारंटीज को देखते हैं क्या है ये। पहला है पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस। तो फ्रेंड्स अगर पैकिंग क्रेडिट के लिए जो है बैंक अगर किसी को लोन दे रही है, जो कि प्री शिपमेंट लोन भी कहा जाता है, तो उसमें जो है ईसीजीसी अपनी गारंटी देती है। इसमें क्लेम जो है वो पेएबल होता है कब? इन केस द प्री शिपमेंट क्रेडिट गारंटेड इज नॉट पेड विद इन 4 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द लोन। अगर लोन का जो ड्यू डेट है उसके 4 महीने के अंदर अगर पेमेंट नहीं आती है तो वहाँ पे आप क्लेम जो है ईसीजीसी पे करेगा। इसमें एक वर्ड यूज किया गया फ्रेंड्स, ECIBWTPC, यानी कि होलसेल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट। इसमें क्या होता है कि हायर परसेंटेज ऑफ कवर इज अवेलेबल एट ए लोअर प्रीमियम। अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इज ऑफर टू कवर्ड इन दिस गारंटी। अगर किसी एक्सपोर्टर का जो बिजनेस है वो काफ़ी लार्ज है तो इस तरीके का कवरेज जो है उसमें लिया जा सकता है। ये हर गारंटी में इसके लिए अलग से एक है फ्रेंड्स। इसमें लोअर प्रीमियम पे जो है वो कवरेज प्रोवाइड करती है ईसीजीसी बैंकों को। और नॉर्मली जो है ये प्रीमियम जो है 6 to 10 पैसा पर 100 रुपीज़ पर मंथ, ये मंथली पेएबल होगा और 6 to 10 पैसा पर 100 रुपीज़ के लिए पेमेंट होता है। और इसमें जो कवरेज प्रोवाइड करती है ईसीजीसी बैंकों को वो 50 to 75% बेसिस पे प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फिनेंस गारंटी। तो इसमें जो है बैंक जो है एडवांस देती है एक्सपोर्टर्स को क्या चीज़ के अगेंस्ट में? इंसेंटिव या रिसीवेबल्स कोई भी होता है एट द प्री शिपमेंट स्टेज। प्री शिपमेंट स्टेज में अगर कोई इंसेंटिव या रिसीवेबल्स मिलता है एक्सपोर्टर्स को और उसके अगेंस्ट में अगर बैंक एडवांस प्रोवाइड करती है तो उस तरीके के एडवांस को ये गारंटी प्रोवाइड करता है ईसीजीसी, जिसको कि हम लोग एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फिनेंस गारंटी कहते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। पोस्ट शिपमेंट मतलब शिपमेंट के बाद जो एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया जाएगा एक्सपोर्टर्स को, उसके लिए जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। देखिए वो क्या क्या था, हमने देखा भी था फ्रेंड्स कि एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल्स बाय वे ऑफ परचेज, निगोशिएशन और डिस्काउंट और रुपी फिनेंस। ये चारों चीज़ें जो है FBP, FUBD और FBN तीनों जो हमने देखा था, उसके अगेंस्ट में अगर कोई एडवांस प्रोवाइड कर रही है बैंक तो ये उसको भी कवरेज प्रोवाइड करता है। यहाँ भी सेम है, ECIBWTPC के लिए ये कम प्रीमियम पे जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। और नॉर्मली जो गारंटी है ये 5 to 9 पैसा पर 100 रुपीज़ के लिए इसका प्रीमियम पेएबल होता है पर मंथ। और कवर जो है यूजुअली 60 to 75% प्रोवाइड करता है। लेकिन जो होलसेल पैकिंग क्रेडिट है फ्रेंड्स, होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट, वहाँ पे ये 75 to 90% गारंटी देता है सिर्फ पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट के केस में। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट फिनेंस गारंटी। एक्सपोर्ट फिनेंस गारंटी भी सेम है। कोई अगर इंसेंटिव रिसीवेबल्स जो है अगर मिल रहा है एक्सपोर्टर को, जैसे कैश असिस्टेंस हो गया, ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, जो हमने देखा था हमारे फैसिलिटीज टू एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर के केस में चैप्टर में, तो वहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक के अगेंस्ट में जो हम लोग लोन देते थे, तो इस तरीके के लोन को भी ईसीजीसी जो है वो गारंटी देता है। और इसका जो प्रीमियम होता है वो 7 पैसे अपवर्ड्स होता है और यहाँ पे वो 75% जो है कवरेज देता है। नेक्स्ट जो है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेमनिटी। यहाँ पे ईसीजीसी जो है वो एक काउंटर गारंटी देता है बैंकों को, अगर बैंक ने कोई गारंटी इशू की हुई है ऑन बिहाफ ऑफ इट्स एक्सपोर्टर्स क्लाइंट। अगर अपने एक्सपोर्टर क्लाइंट्स को कोई गारंटी इशू किए हुए बैंक ने, तो ईसीजीसी उसके फेवर में एक काउंटर गारंटी जो है वो बैंकों को देता है, तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेमनिटी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट फिनेंस ओवरसीज लेंडिंग गारंटी। बैंक जो है किसी ओवरसीज प्रोजेक्ट के लिए फॉरेन करेंसी में अगर कोई लोन देती है कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो ईसीजीसी उस तरीके के फिनेंस को भी प्रोटेक्ट करता है। और रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय द कॉन्ट्रैक्टर, अगर कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट नहीं करता है और उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होता है, ये उसका कवरेज उसमें बैंकों को देती है। प्रीमियम ऑन सच गारंटी आर पेएबल इन इंडियन रुपी। इस तरीके के गारंटी के जो प्रीमियम होंगे वो इंडियन रुपी में पेएबल होंगे। अभी नेक्स्ट है फ्रेंड्स अदर स्पेशल गारंटीज एंड स्कीम। अदर स्पेशल गारंटीज एंड स्कीम क्या है? पहला है ट्रांसफर गारंटी। ट्रांसफर गारंटी में है कि बैंक इन इंडिया जो है वो फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है उसके ऊपर अगर कंफर्मेशन देती है, यानी कि वो एक कंफर्मिंग बैंक बनती है किसी भी फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए, तो अगर जो रिम्बर्सिंग बैंक है या इशूइंग बैंक है उसकी वजह से अगर वो फेल होती है तो कंफर्मिंग बैंक को लॉस बियर करना पड़ सकता है। जो कि कंफर्मिंग बैंक कौन है? हमारा
इंडिया का बैंक है। तो इस केस में जो है ट्रांसफ़र गारंटी ईसीजीसी प्रोवाइड करता है, जिससे कि बैंकों को जो भी पॉसिबल लॉस अराइज होंगे इस तरीके के रिस्क को, तो उसमें उसको कवरेज वो प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क कवर स्कीम। देखिए फ्रेंड्स, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कवर रिस्क अलग से है ईसीजीसी का। तो यहाँ पे जो है ईसीजीसी जो शेड्यूल ओवर ए पीरियड बियॉन्ड 12 मंथ अप टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 मंथ्स, कोई अगर पेमेंट शेड्यूल पेमेंट है जो कि 12 मंथ्स अबव एंड अप टू 15 ईयर्स तक के लिए जो है वो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क का कवरेज प्रोवाइड करती है। इसमें जो है वो 2% का फ्रेंचाइजी जो है उसका कवर प्रोवाइड करती है कि लॉस या गेन जो भी है वो विद इन रेंज ऑफ 2% अगर होगा तो उसको कवरेज नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए उसको दिया हुआ फ्रेंड्स कि गेन लॉस अप टू 2% एंड बियॉन्ड 35% ऑफ रेफरेंस रेट विल बी टू द एक्सपोर्टर्स अकाउंट एंड गेन और लॉसेस बियॉन्ड 2% एंड अप टू 35% विल बी ईसीजीसी अकाउंट। यानी ईसीजीसी जो है वो 2% से 35% तक का गेन या लॉस जो है वो बेयर करेगी और लेस देन 2% एंड बियॉन्ड 30% जो है वो एक्सपोर्टर अकाउंट्स को बेयर करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट जो है वो है मैच्योरिटी फैक्टरिंग। मैच्योरिटी फैक्टरिंग के लिए भी ईसीजीसी जो है वो गारंटी प्रोवाइड करती है। फ्रेंड्स, फैक्टरिंग हमने देखा था, फैक्टरिंग एंड फॉरफेटिंग का केस, तो वहाँ उसके लिए भी जो है ईसीजीसी फिनेंशियल कंपनीज को कवरेज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेगी ईसीजीसी? ये परचेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, हमने देखा था फैक्टरिंग जो है अकाउंट रिसीवेबल्स के ऊपर दिया जाता है, तो उसके लिए वो परचेज फैसिलिटी अवेलेबल करती है। ये 90% तक फिनेंस जो है वो प्रोवाइड करती है। ये फुल क्रेडिट गारंटी देती है अगर बायर डिफॉल्ट करता है या इंसॉल्वेंट होता है, तो ये सेल्स लेजर भी मेंटेन करती है और कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का फॉलोअप भी करती है। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए? हमने देखा था फ्रेंड्स कि एक्सपोर्टर्स का गुड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और डीलिंग जो है डीए टर्म्स बेसिस में होना चाहिए, यानी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। ये अनएक्सपेक्टेड बल्क ऑर्डर को भी एग्जीक्यूट करती है। लार्ज वर्किंग कैपिटल में अगर कोई शॉर्टफॉल है और वो बाय वे ऑफ बिल फिनेंसिंग जो है एक्सपोर्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट जो है वो है अदर एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू ईसीजीसी पॉलिसीज एंड गारंटी। अदर एस्पेक्ट्स क्या क्या है फ्रेंड्स? क्रेडिट गारंटी जो है वो ईसीजीसी शेयरिंग बेसिस पे करती है। ये कभी भी 100% कवरेज जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है। जैसे बैंकों के केस में ये 90 to 95% जो है कवरेज प्रोवाइड करती है और स्मॉल पोर्शन जो रिस्क का होता है वो बैंकों को खुद बेयर करना होता है। नेक्स्ट दे रहा है जो एडा के गाइडलाइंस है, ये इसके अकॉर्डिंग जो है उसको गवर्न करना होगा। मंथली डिक्लेरेशन जो है वो एक्सपोर्टर्स को सबमिट करना होगा। बैंकों को भी जो फिनेंशियल गारंटी वो ले रही है ईसीजीसी से, उसका एक सबमिट मंथली डिस्क्रिप्शन जो है, मंथली डिक्लेरेशन, वो ईसीजीसी के लोकल ऑफिस या नियरेस्ट ऑफिस में बैंकों को जमा करना होगा, जिसमें कि उसने ड्यूरिंग द मंथ कितना अमाउंट फिनेंस किया है और उसके लिए कितना प्रीमियम जो है ईसीजीसी को पे किया गया है उसका डिटेल उसको सबमिट करना होता है। होलसेल टर्नओवर इंश्योरेंस, जिसको कि हम लोग एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक्स कहते हैं। फिर है ईसीजीसी प्रिस्क्राइब्स डिस्क्रिशनरी लिमिट। यहाँ पे फ्रेंड्स बैंकों के लिए कुछ डिस्क्रिशनरी लिमिट दिया गया है कि वो फिनेंस परमिट कर सकती है विदाउट अप्रूवल ऑफ ईसीजीसी, और उनको इसके लिए सिर्फ एक नोटिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो ईसीजीसी को प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में भेजना होता है। और अगर इस लिमिट से ज़्यादा अगर वो जो है डिस्क्रिशनरी लिमिट से ज़्यादा अगर कोई फिनेंस कर रही है तो उसके लिए उसको ईसीजीसी से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। अभी नोटिस ऑफ डिफॉल्ट एंड लॉजिंग ऑफ क्लेम कब करना होता है ईसीजीसी के पास? तो नोटिस ऑफ डिफॉल्ट जो है फ्रेंड्स वो 4 months फ्रॉम द ड्यू डेट और 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉल ईसीजीसी को भेजना होता है, और क्लेम जो है वो विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ लॉजिंग डिफॉल्ट नोटिस क्लेम फाइल करना होता है। एनी रिकवरी मेड बाय द एक्सपोर्टर और द फिनेंसिंग बैंक, अगर फिनेंसिंग बैंक या एक्सपोर्टर से कोई रिकवरी होता है तो ये ईसीजीसी को रिफंड करना है। किस रेशियो में रिफंड करना है? जिस रेशियो में वो रिस्क को बेयर कर रहे हैं। फिर दे रहा है जहाँ पे पॉलिटिकल रिस्क हाई है जिस कंट्री में, तो उस कंट्री में कवर जो है वो रेस्ट्रिक्टेड बेसिस पे प्रोवाइड की जाती है और इसका पीरियड ऑफ वैलिडिटी जो होता है वो 6 months होता है।
इन एडिशन ECGC प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ बोरोवर, डायरेक्टर एंड कॉर्पोरेट्स। ECGC जो है बोरोवर, डायरेक्टर्स और कॉर्पोरेट के लिस्ट भी प्रोवाइड करती है, जिसको कि स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट कहा जाता है, यानी कि SAL। तो बैंक अगर कभी भी इस लिस्ट में जो भी मेंशन है जिनके नाम, अगर उनको फिनेंस करती है तो बैंकों को ECGC का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा रिस्क इन फॉरेन ट्रेड रोल ऑफ ECGC यहीं खत्म होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।